अध्याय 9 कृषि और सिनेमा। बीए पास करने के बाद लेखक को खेती का व्यवसाय करना ही अच्छा लगा, इसलिए वह शहर से अपने गांव चला आया। गांव आने के बाद की घटनाओं को लेखक के मुख से सुने। मेरे चाचा ने मुझे समझाया कि खेती का काम बड़ा उत्तम है, पर फारसी पढ़कर जिस प्रकार तेल नहीं बेचा जा सकता, वैसे ही अंग्रेजी पढ़कर खेत नहीं जोता जा सकता। इस पर मैंने उन्हें बताया कि यह सब कुदरत का खेल है, क्योंकि फारस में तेल बेचने वाले संस्कृत नहीं बोलते, खेत जोतते हैं। चाचा बोले, यह खेती का व्यवसाय तुमसे नहीं होगा, यह तो हम जैसे मूर्खों के लिए है। इसमें तो दिन रात पानी और पसीना, मिट्टी और गोबर से खेलना पड़ता है। इस पर मैंने जवाब दिया कि यह शरीर की मिट्टी का बना हुआ है और गोबर तो परम पवित्र वस्तु है। मेरे मुंह से पवित्रता की बात सुनते ही चाचा जी दंग रह गए। आसपास बैठे हुए लोगों में धन्य है का नारा लग गया। तब मैंने फिर कहना शुरू किया, और चाचा जी, यह खेती मूर्खों का व्यवसाय नहीं है। बड़े बड़े लोगों ने इसकी प्रशंसा की है। अपने देश में भी गौतम ऋषि गेहूं बोते थे। वैसे तो कंदमूल फल खाने के कारण उनकी रुचि बागवानी में थी और वे ज्यादातर फल और शकरकंद की पैदा करते थे, इसलिए खेती को उत्तम व्यवसाय मानना ही चाहिए। मैं कल से खेती करूंगा, मेरा यही फैसला है। मेरे चाचा मेरी बात से प्रभावित तो हुए, पर बोले, बेटा खेती करोगे, पर इतना समझ लो कि खेतों के आसपास ना तो कॉफी हाउस होते हैं, ना क्लब। सिनेमा घरों की गद्देदार कुर्सियों की जगह अरहर की ठूटियों पर घूमना फिरना होता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि मुझे सिनेमा का बड़ा शौक है। वह इसलिए कि सिनेमा खेती की उन्नति का एक अच्छा साधन है। सिनेमा द्वारा खेती का बड़ा प्रचार हुआ है। बड़े बड़े हीरो फिल्मों में खेत जोतते जाते हैं और गाते जाते हैं। हीरोइन खेत पर टोकरी में रोटी लेकर आती है। हरी हरी फसल में आंख मिचौली का खेल होता है। फसल काटते समय हीरोइन के साथ बहुत सी लड़कियां नाचती हैं और गाती भी हैं। ऐसे ही मधुर दृश्यों को देखकर पढ़े लिखे आदमी गांव में आने लगते हैं और खेतों का चक्कर काटने लगते हैं। इस प्रकार सिनेमा द्वारा खेती की शिक्षा मिलती है। सच पूछिए तो खेती करने की सच्ची शिक्षा मुझे भी सिनेमा से ही मिली थी। दूसरे दिन चाचा ने मुझे खेतों पर जाकर काम करने के लिए कहा। मैंने पूछा, खेत कहाँ पर है? उन्होंने कहा, गांव के दक्षिण की ओर, रमेश की बगिया के आगे से गलियारा जाता है। गलियारे से पश्चिम को एक रास्ता जाता है। रास्ते से उत्तर की ओर एक मेड़ जाती है। मेड़ के पूरब में गन्ने का एक खेत है। गन्ने के खेत के पास बाजरा खड़ा है। वही अपने खेत जोते जा रहे हैं। तुम वहीं जाकर काम देखो। मैं चल पड़ा। सावन का महीना था। आसमान पर हल्के हल्के बादल थे। ताड़ और खजूर के पेड़ हिल हिलकर एक दूसरे के गले मिल रहे थे। सब कुछ सिनेमा जैसा लग रहा था। तभी आगे एक कुआं दिखाई दिया। सिनेमा में हीरोइन कुएं पर पानी भरती है और हीरो खेत की ओर जाते हुए उससे बातें करता है। मैंने रुककर सीटी बजाई, पर कुआं सुनसान था। किसी की पायल नहीं झनकी, ना कोई घड़ा फूटा। इसी तरह पूरा रास्ता कट गया। ना खेतों में आंख मिचौनी का दृश्य दिखाई दिया, ना हीरो ने गाने गाए। मुझे देहात से बड़ी निराशा हुई। चुपचाप मैं अपने रास्ते पर चलता गया। अब मैं ऐसी जगह पहुंचा जहां मेरे खेत होने चाहिए थे। चाचा जी ने बताया था कि वही गन्ने का खेत है और वहीं बाजरा खड़ा है। मैं गन्ने के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, इसलिए बाजरे का सहारा लेना पड़ा। एक मेड़ पर एक अधेड़ किसान खड़ा हुआ था। उसके पास जाकर अपना गाना बंद करते हुए मैंने पूछा, आपका नाम बाजरा तो नहीं है? किसान ने मेरी ओर घूरकर देखा, फिर घबराहट के साथ पूछा, यह आप क्या पूछ रहे हैं? मेरा नाम तो रामचरण है। मैंने रामचरण के कंधे पर हाथ रखकर सामान्य रूप से मित्रता के भाव से कहा, तो भाई रामचरण, मुझे बताओ, ये बाजरा कौन है, कहाँ रहता है, इसे क्यों खड़ा किया गया है?
मेरी बात सुनते ही रामचरण जोर से हंसने लगा। आसपास काम करते हुए किसानों को पुकारकर उसने कहा, यह देखो, ये भैया तो बाजरा को आदमी समझ रहे हैं। 2-3 किसान हंसते हुए वहीं आ गए। मैं समझ गया कि मुझसे गलती हो गई, इसलिए बात पलटते हुए मैंने कहा, अरे मैं तो हंसी कर रहा, दरअसल मैं तो बाजरे के पेड़ की छाया ढूंढ रहा हूँ। उसी पेड़ के पास मेरे चाचा के खेत है। इस बार वे किसान कुछ और जोर से हंसे। मुझे भी झेप सी लगी, पर मैंने हंसकर इस बात को टाल दिया। दूसरे दिन से ही मुझे इस बात की चिंता हुई कि ऐसी गलती मुझसे कहीं दोबारा ना हो जाए। इसलिए कृषि शास्त्र की मोटी मोटी किताबें मंगवाकर मैंने उनका अध्ययन आरंभ कर दिया। अध्ययन करते करते मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि आदर्श खेती गांव में हो ही नहीं सकती, वह शहर में ही होती है। यह सब इस प्रकार से हुआ। मुझे बीज और खाद खरीदने के लिए बीज गोदाम जाना पड़ा। बीज गोदाम के कर्मचारी शहर गए हुए थे, इसलिए मैं भी शहर चला गया। दूसरे दिन मुझे अपने खेतों में अच्छे हलों से जुताई करानी थी। अच्छे हल शहर में मिलते हैं, इसलिए मैं फिर शहर पहुंचा। तीसरे दिन मुझे नहर में एक नया पाइप लगवाने की जरूरत महसूस हुई। उसके लिए नहर के बड़े इंजीनियर का आदेश लेना पड़ता है। वे शहर में रहते हैं, इसलिए मैं फिर शहर गया। चौथे दिन कुछ कीटनाशक दवाइयां खरीदने के लिए मुझे शहर का चक्कर लगाना पड़ा। फिर मुझे कृषि विभाग के एक कर्मचारी की शिकायत करने के लिए शहर जाना पड़ा। उसके बाद मैं जितना ही खेती की समस्याओं को समझता गया, उतना ही शहर जाने की आवश्यकता बढ़ती गई। इसलिए एक दिन मैंने कृषि शास्त्र की सब किताबें एक बैग में बंद की और चाचा जी से कहा, देखिए, ये खेती का काम ऐसा है कि शहर गए बिना इसे करना कठिन है। इसलिए मैं शहर जा रहा हूँ, वहीं रहूंगा और वहीं से वैज्ञानिक ढंग की खेती करूंगा। चाचा जी ने प्रसन्नता पूर्वक हंसकर कहा, जैसे खूंटे से छूटी हुई घोड़ी भूसे के ढेर पर मुंह मारती है, जैसे धूप में बंधी हुई भैंस तालाब की ओर दौड़ती है, वैसे ही तुम्हारा शहर की ओर जाना बड़ा स्वाभाविक और उचित है। मैं आदमी पहचानने में कभी गलती नहीं करता, पर तुम्हें पहचानने में ही मुझसे पहली गलती हुई। जाओ, शहर में ही रहकर खेती करो। मैंने भी प्रसन्न मुद्रा में कहा, नहीं चाचा जी, गलती आपसे नहीं हुई, पहली गलती तो मुझसे हुई थी, जो मैंने बाजरे को पहले आदमी समझा और बाद में उसे छायादार पेड़ समझता रहा। पर कोई बात नहीं, अब मैं शहर में रहकर बाजरे के विषय में अपनी रिसर्च करूंगा और बताऊंगा किस खाद के प्रयोग से बाजरे की लताओं में मीठे और बड़े बड़े फल लाए जा सकते हैं। इस प्रकार हम दोनों ने प्रसन्नता पूर्वक एक दूसरे से विदा